नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी पे नया सिस्टम उभरने वाला है, उसका इफेक्ट आपको देश में कहाँ पे किस तरह से देखने को मिलेगा और उसका करंट प्रोजेक्शन अभी क्या कहती है और इस सिस्टम का इंटेंसिटी और ट्रैक क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो अगर हम अभी का वेदर कंडीशन के बारे में बात करें तो देश भर से मानसून की वापसी बहुत तेज़ी से हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा बिहार से लेकर सिक्किम, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम के साथ त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के पूरे भागों से मानसून की वापसी हो चुकी है। इसके साथ विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ कुछ पार्ट से भी मानसून की वापसी हो चुकी है और कंडीशंस फेवरेबल है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मानसून की वापसी पूरा का पूरा विदर्भ से होकर छत्तीसगढ़, इंटर महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा का इंटर पार्ट से और वेस्ट बंगाल के बचा बचा पार्ट से हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में कहीं पे कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जो भी होगी वो दक्षिणी भारत पे रेनफॉल एक्टिविटी अगले 5 दिनों के दौरान बढ़ने की संभावना दिखाई अभी दे रही है। तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों, तो अभी स्थितियाँ धीरे धीरे करके कन्फर्म क्लियर होती जा रही है। पहले के जो कन्फ्यूजन था कि कब सिस्टम बनेगा, कितना इंटेंसिटी गेन करेगा, अभी स्थिति धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है। अभी मोस्ट ऑफ कंडीशंस फेवरेबल कर रहे हैं कि सिस्टम फॉर्मेशन होने वाला है 19 से 20 तारीख के आसपास और इंटेंसिटी भी गेन करने वाला है 20 से लेकर 25 के बीच में इसका इंटेंसिफिकेशन होगा। तो अगर हम अभी का कंडीशन के देखें तो एक सर्कुलेशन, वीक सर्कुलेशन देखा जा सकता है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का, जो कंटिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। इसके साथ एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो वियतनाम को क्रॉस करके आया था, वो भी नॉर्थ अंडमान सी के ऊपर भी एक वीक सर्कुलेशन बना चुका है। उन दोनों का जब मर्ज होने की वजह से 19 तारीख के आसपास एक प्रॉपर सर्कुलेशन बन सकता है नॉर्थ अंडमान सी पे, और जब 18-19 तारीख के आसपास सर्कुलेशन बन जाएगा तो बन जाने के बाद वो सिस्टम धीरे धीरे करके वेस्ट की ओर मूव करेगा, यानी कि वो सिस्टम साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल या दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की ओर मूव करेगा और वहाँ पे 20 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर में बदल सकता है। और वो जब लो प्रेशर बनेगा तो बनने के बाद वो सिस्टम धीरे धीरे करके वही एरिया पे इंटेंसिफिकेशन होने की कोशिश करेगा, यानी कि 20 से लेकर 22 के बीच में वो उसी एरिया के आसपास में रहेगा और इंटेंसिफिकेशन होने की कोशिश करेगा। यानी कि जब सिस्टम जब सर्कुलेशन वेस्ट की ओर मूव करेगा तो 20 तारीख के आसपास वो लो प्रेशर बना सकता है साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं पे भी। उसके बाद वो सिस्टम धीरे धीरे करके 2 दिन 48 घंटे वही एरिया पे रह के स्पिन करेगा, यानी कि उसको चारों ओर से मॉइस्चर मिलेगा। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका अरबियन से भी मॉइस्चर मिलेगा, पैसिफिक ओशन से भी मॉइस्चर मिलेगा और भारत महासागर का जो उत्तरी भाग है वहाँ से भी उसको मॉइस्चर मिलेगा। तो सिस्टम को 3 ओर से मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से सिस्टम बहुत तेज़ी से स्पिन करने लगेगा 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में। और कंडीशंस फेवरेबल है, वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री से ज़्यादा है, जो कि कंडीशन फेवरेबल कराता है सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन होने के लिए। एमजीओ का कंडीशन इतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत सपोर्टिव रह सकता है, पार्शियली सपोर्ट रह सकता है। अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई फेवरेबल एमजीओ का नहीं रहेगा। विंड शेयर वहाँ पे लो रह सकता है, जिसकी वजह से संभावना है कि 20 से लेकर 22 के बीच में वो सर्कुलेशन लो प्रेशर बनने के बाद वो वही एरिया पे इंटेंसिफिकेशन होकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन का रूप भी वहीं पे ले सकता है। तो अगर उसके बाद वो सिस्टम क्या करेगा, रिकर्व कर जाएगा, यानी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तमिलनाडु की ओर जाएगा, साउथ आंध्र की ओर जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम रिकर्व करेगा जब ये साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल या साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास लो प्रेशर के रूप में पहुंचेगा। तो पहुंचने के बाद ये वहीं पे इंटेंसिफिकेशन होगा 2 दिन, यानी कि 20 से लेकर 22 के बीच में ये वही एरिया पे इंटेंसिफिकेशन होगा। जब मैं ये जो एरिया मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन होगा और इंटेंसिफिकेशन होकर लो प्रेशर से डिप्रेशन तक ये जा सकता है वही इसी एरिया पे। उसके बाद ये सिस्टम एक रिकर्व लेने वाला है नॉर्थ वेस्ट की ओर, मतलब ये सिस्टम उसके बाद नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर जाने वाला है। ये साउथ आंध्र तमिलनाडु की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है वहाँ पे जाने के लिए अभी के टाइम पे। अक्टूबर में तो मोस्टली साउथ इंडिया के लिए नहीं होता है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि तमिलनाडु की ओर जाएगा तो ये गलत बात है। तमिलनाडु की ओर सिस्टम नहीं जाएगा, ये नॉर्थ आंध्र साउथ उड़ीसा की ओर इस सिस्टम का मूवमेंट होगा और ये सिस्टम उसी दौरान और भी रैपिडली इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। तो जब ये डिप्रेशन बन जाएगा साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास, तभी जब रिकर्व करेगा नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले जाने की संभावना है 23 से 24 तारीख के बीच में। और ये सिस्टम अभी डिले हो रहा है, मतलब पहले लग रहा था कि 20 तारीख से लेकर 25 के बीच में क्रॉस करेगा, 23 तारीख के आसपास ये क्रॉस करता है। अभी लग रहा है कि 24 से 25 तारीख के बीच में सिस्टम क्रॉस कर सकता है, कहीं पे भी ईस्टर्न इंडिया के कहीं पे भी क्रॉस कर सकता है।
तो अभी का प्रोजेक्शन के हिसाब से ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में जाने का चांसेस है। मैं पिछले 4 दिन से यही बोल रहा हूँ कि सिस्टम सीवियर साइक्लोन तक ही मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज़्यादा की जाने का संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। कंडीशंस आर नॉट टू मच फेवरेबल फॉर मोर इंटेंसिफिकेशन लाइक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, ऐसा कुछ होने का संभावना नहीं है। मैक्सिमम जाएगा तो सीवियर साइक्लोन तक ही जाएगा। तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि सिस्टम 23 से लेकर 24 के बीच में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी पकड़ सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अभी ट्रैक बनाया है सिस्टम का। तो ये सिस्टम यहाँ से फॉर्म होकर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन होगा और इसके बाद ये रिकर्व करके नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा की ओर ये मूव करेगा। यानी कि अगर हम इसका लैंडफॉल हिटिंग एरिया की बात करें तो ये नेल्लोर से लेकर जो पारादीप के बीच में कहीं पे भी क्रॉस कर सकते हैं। खास करके विशाखापट्टनम से लेकर गोपालपुर के बीच में इसका टकराने की संभावना सबसे ज़्यादा अभी दिखाई दे रही है अभी के कंडीशन के हिसाब से, आज ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में। और संभावना ये भी कहती है कि हो सकता है कि कोस्ट के पास ये और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम अक्टूबर पे देखा जाता है कि सिस्टम कोस्ट के पास ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जो भी हो 23 से लेकर 25 के बीच में ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी पकड़ सकता है और भारत का जो पूर्वी इलाका है नॉर्थ आंध्र से लेकर उड़ीसा के बीच में ये टकराने का संभावना दिखाई दे रही है साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोन के रूप में। उसकी वजह से 23 तारीख से पूर्वी भारत पर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, क्लाउडी वेदर स्टार्ट हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इन सभी एरिया पे क्लाउडी वेदर स्टार्ट हो जाएगी। 20 तारीख से ये धीरे धीरे करके क्लाउडी वेदर आना स्टार्ट करेगा और 23 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी धीरे धीरे करके इन सभी राज्यों पे इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया वहाँ पे, उड़ीसा के कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी एरिया पे बादल पहुँचने लगेंगे 23 तारीख तक। और 24 तारीख से आंध्र प्रदेश और ओडिशा पे भारी से बहुत भारी बारिश होने का संभावना है सिस्टम की वजह से। और 25 तारीख के आसपास ये सिस्टम क्रॉस कर सकता है, विशाखापट्टनम से लेकर गोपालपुर के बीच में कहीं भी क्रॉस कर सकता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोन के रूप में कर सकता है। तो अगर ये सीवियर साइक्लोन के रूप में करता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भीषण बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो सकती है नॉर्थ आंध्र से लेकर उड़ीसा के बीच में कहीं पे भी। इन सभी राज्यों पे बहुत मात्रा में बारिश होगी और विंड स्पीड भी 100 से 110 kph तक भी रह सकता है। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में करता है तो विंड स्पीड 70 से 80 गस्टिंग में 90 kph तक रह सकता है। तो डिपेंड करेगा सिस्टम का इंटेंसिटी उस वक्त क्या रहेगा, उसी के हिसाब से रेनफॉल और विंड स्पीड हम बोल सकते हैं। बट अभी के कंडीशन के हिसाब से साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन के बीच में से इंटेंसिटी रहेगा, ज़्यादा कोई बड़ा इंटेंसिफिकेशन होने का संभावना भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी नज़र रखना होगा, ये नेचर है, इसके बारे में कुछ सही से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट अभी मोस्ट ऑफ स्थिति क्लियर हो रही है, साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में ये सिस्टम जा सकता है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में कहीं पर क्रॉस कर सकता है आज साइक्लोन और सीवियर साइक्लोन के रूप में। उसकी वजह से 23 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी पूर्वी भारत के हिस्सों में, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सभी एरिया पे। और 24 से 26 के बीच में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी एरिया पे भीषण बारिश देखने को मिल सकता है, वेरी टू वेरी रेनफॉल देखने को मिलने वाला है। और 23 से 25 के बीच में जब ये सिस्टम क्रॉस करेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में, तो क्रॉस करने के बाद इसका गति कंटिन्यूसली उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अपना गति जारी रखेगा और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे अफेक्ट करेगा। वेस्ट बंगाल के कई एरिया पे भीषण बारिश करवा सकता है 23 से लेकर 27 के बीच में। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे भी भीषण बारिश देखने को मिल सकता है, छत्तीसगढ़ पे भीषण बारिश देखने को मिल सकता है, झारखंड के कई एरिया पे भीषण बारिश हो सकती है, बिहार के कई एरिया पे भी भीषण बारिश हो सकती है, क्योंकि इसका ट्रैक मोस्टली उसी एरिया के आसपास रहने का संभावना भी दिखाई अभी दे रही है। तो ये सभी एरिया मेजरली अफेक्ट हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी एरिया इसकी वजह से बहुत मात्रा में अफेक्ट होने वाला है। और विंड स्पीड की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में रेनफॉल एक्टिविटी के साथ विंड स्पीड ज़्यादा रहेगी। वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया पे विंड स्पीड ज़्यादा रह सकती है, बट पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज़्यादा विंड का खतरा नहीं है। ओनली वहाँ पे हेवी टू वेरी रेनफॉल होने का संभावना है 24 से लेकर 27 के बीच में। और जो मध्य प्रदेश के बाकी एरिया है और उत्तर प्रदेश के बाकी एरिया वहाँ पे उन्हें क्लाउडी वेदर रह सकता है, ज़्यादा कोई बारिश की एक्टिविटी देखने को शायद ना मिले, छुटपुट जगह पे बारिश इस टाइम के दौरान हो सकती है। वो इसका इफेक्ट उत्तर भारत के या मध्य भारत के कोई बड़े एरिया पे देखने को नहीं मिलेगा, ये सिस्टम रिकर्व करके जाएगा। तो इसलिए पूर्वी भारत और बांग्लादेश पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहने की संभावना दिखाई दे रही है, बाकी एरिया पे कोई खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली क्लाउडी वेदर रहने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो ये बात साफ है कि दिवाली का सेलिब्रेशन फीका होने वाला है पूर्वी भारत के हिस्सों में, और अगर ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। बट अभी के प्रोजेक्शन के हिसाब से सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम इसका इंटेंसिटी लगाया जा रहा है, उसके ज़्यादा की इंटेंसिटी शायद हासिल ना कर पाए। साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोन के बीच में इसका इंटेंसिटी रहने वाला है, इसका ज़्यादा कोई इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप ट्रैक का फोरकास्ट देख सकते हैं कि इसका ट्रैक कुछ ऐसा ही रहने वाला है और इफेक्ट इन्हीं एरिया पे ही आपको देखने को मिलेगा।
और अगर ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन गेन करता है तो आपको मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।